बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 सब्जेक्ट हमारा ज्योग्राफी और एक सैंपल पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में हम देखेंगे हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। और ये होने वाला है आपके टर्म टू एग्जाम यानी कि एनुअल मोड एग्जामिनेशन 2021-22 के लिए। बच्चों मैं आपको बता दूं आपके दो सैंपल पेपर ऑलरेडी सॉल्व करवा दिए जा चुके हैं। ये आपका सैंपल पेपर नंबर है 3rd और अभी आपके ऐसे ही दो सैंपल पेपर्स और आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और जो बाकी के सैंपल पेपर्स है उसका एक लिंक यहाँ पे मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, लिखा होगा 5 सैंपल पेपर्स, उस पर आप लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो सामान्य निर्देश तो आप सभी को पता ही होंगे, तो हमें इससे पढ़ने की जरूरत है नहीं। हम सीधा चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा यहाँ पे। तो देख सकते हैं सबसे पहले हमारा सेक्शन ए आएगा यानी कि खंड का होगा, जिसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। 2 मार्क्स के 3 प्रश्न होंगे। ठीक है, और जिसमें तीसरे क्वेश्चन में आपको एक चॉइस भी देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है हमारा मौसम तथा जलवायु में अंतर, यानी कि मौसम क्या है और जलवायु क्या है ये हमें समझाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हिंदी में समझिए मौसम क्या है। तो तापमान, वर्षा, वायुदाब, आर्द्रता, वायु की दिशा, गति आदि ऐसे तत्वों को औसत छोटी समय अवधि तथा छोटे क्षेत्र के लिए ज्ञात करना मौसम कहलाता है। तो मौसम क्या होता है, देखो सिंपल सा आप याद रख लेंगे। तापमान हो गया, वर्षा, वायुदाब, आर्द्रता और वायु की दिशा, इन सभी को अगर हमें छोटी समय अवधि के लिए और छोटे से क्षेत्र के लिए हमें औसत इसका ज्ञात करना है तो वो हो जाएगा मौसम। और जलवायु क्या होगा, मौसम के जो तत्व हैं, मौसम के कौन कौन से तत्व हैं, ये सभी तत्व, इन सभी तत्वों का जो हमें ज्ञान करना है। ठीक है, लंबी समय अवधि के लिए और बड़े क्षेत्र के लिए, तो ये हो जाएगा जलवायु। तो छोटे स्तर पे हम क्या कह देंगे मौसम और बड़े स्तर पे जलवायु। इंग्लिश में पूछेगा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। तो वेदर क्या है और क्लाइमेट, यानी कि वेदर एंड क्लाइमेट क्या है, इसलिए से आप इसे एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट कंप्लीट हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड में देखिए हमसे यहाँ पे पूछा गया है, एक सेकंड, हाँ, सेकंड क्वेश्चन है पार्थिव विकिरण तथा सौर विकिरण का वर्णन कीजिए, यानी कि पार्थिव विकिरण किसे कहते हैं और सौर विकिरण किसे कहते हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी में सौर विकिरण की। तो पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश, हमें पता है कि हमारी जो ये अर्थ है ये सन से क्या करती है, एनर्जी प्राप्त करती है। ठीक है, जो कि किस में आती है, अधिकतर जो है वो लघु तरंगों के रूप में आती है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं आगामी सौर विकिरण या फिर छोटे रूप में हम सूर्य ताप भी कह सकते हैं। पृथ्वी जो है वो सूर्य से औसत रूप से वायुमंडल की जो ऊपरी सतह है वहां पर 1.94 कैलोरी वर्ग, मतलब कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट ऊर्जा प्राप्त करती है। ये एक तरह से कह सकते हैं एक आंकड़ा दिया गया है। फिर आता है पार्थिव विकिरण। तो देखिए ये क्या था, ये थी लघु तरंगें। ठीक है, अब जो है लघु तरंगों के रूप में सतह को गर्म करता है। देखिए इसने अर्थ ने क्या किया, एनर्जी ले ली। अब क्या होगी कि जो अर्थ है वो हीट हो गई। ठीक है, अर्थ जो अब गर्म हो गई। अब क्या करती है, ये दीर्घ तरंगों के माध्यम से अपनी जो ऊर्जा है उसे वापस से इस वायुमंडल में भेजने लगती है। तो इसे ही हम पार्थिव विकिरण कह देते हैं। यानी कि सौर विकिरण क्या हो जाएगा, अर्थ के द्वारा सूर्य से एनर्जी प्राप्त करना, और पार्थिव विकिरण अर्थ से वायुमंडल में अपनी एनर्जी जो है उसको वापस भेजना। ठीक है, समझ गए। तो इंग्लिश में पूछेगा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एंड सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन एंड फिर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन आप किस तरह से इसका वर्णन करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया। अब देखिए थर्ड में आपके दो क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आपको कोई एक करना है। जेट प्रवाह क्या है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इंग्लिश में होगा तो व्हाट इज जेट फ्लो एंड व्हाट इफेक्ट डज दिस हैव। ऑप्शन में है मानसून प्लस फोर्स से आपका क्या अभिप्राय है, व्हाट डू यू मीन बाय मानसून प्लस। चलिए अब इसको हम समझते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों। सबसे पहले जेट वायु प्रवाह के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए जेट प्रवाह क्या होता है, तो देखो क्षोभ मंडल के भूपृष्ठ से, ठीक है, लगभग 12 किलोमीटर, हमें पता है कि जो क्षोभ मंडल है उसकी ऊंचाई कितनी है, 18 किलोमीटर है। तो जेट वायु प्रवाह जो है वो भूपृष्ठ से क्षोभ मंडल में 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो क्षैतिज दिशा में तेज गति से चलने वाली वायु धाराएं होती हैं उन्हें हम कहते हैं जेट प्रवाह। ठीक है, तो जेट वायु प्रवाह क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडल में 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक चलने वाली क्षैतिज दिशा में जो वायु धाराएं हैं उसे कहेंगे। अब इसके प्रभाव की बात करें तो शीत ऋतु में अत्यंत लाभकारी वर्षा वाले जो पश्चिमी विक्षेप होते हैं उसको भारत में लाने का काम यही करती है। ठीक है, और जेट स्ट्रीम जो है अगर उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है तभी जो है ये विक्षोभ भारत में प्रवेश करते हैं, और जब ये प्रवेश करते हैं तो भारत में मानसून जो है वो आ पाता है।
इसी प्रकार से जो पूर्वी जेट प्रवाह है वो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को भारत की ओर आकर्षित करता है, जिससे भारत की जो जलवायु है वो प्रभावित होती है। इंग्लिश में होगा जेट एयर फ्लो, तो आप इसे इस तरह से एक्सप्लेन कर देंगे। मैंने आपको यहाँ पे इंग्लिश में दिखा रखा है, हिंदी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और यहाँ पे आप समझ सकते हैं। देन आपका आता है इसमें दूसरा क्वेश्चन। दूसरे में देखिए यहाँ से पूछा गया है मानसून प्रस्फोट क्या है। तो आर्द्रता से लदी पवनें जब अत्यधिक भारी हो जाती हैं और अपने अधिशेष नमी को अत्यधिक गर्जना के साथ छोड़ती है, यानी कि ऐसी वायु जिसमें आर्द्रता, जिसमें नमी भर जाती है, तो वो भारी होकर क्या हो जाती है, अपनी उस नमी को गर्जना के साथ में यानी कि गूंज के साथ में क्या करती है, छोड़ती है, जिससे कि मूसलाधार वर्षा धरातल तक पहुंचती है। और ये वर्षा इतनी अधिक होती है कि कुछ ही घंटे में एक विस्तृत क्षेत्र को बाढ़ग्रस्त भी कर सकती है। और दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा वर्षा अकस्मात शुरू हो जाती है और मानसून के इसी अकस्मात आरंभ को हम मानसून प्रस्फोट कहते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में आप यहाँ से इजीली समझ सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हो गया, जिसमें आपके 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी में हमारा 3 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, और ये है सोर्स बेस्ड, जिसमें ये है आपका परितंत्र, यानी कि आई थिंक ये आपका चैप्टर नंबर 15 या 15 या 16 से लिया गया है। ठीक है, तो परितंत्र के बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं इजीली। ठीक है, ये यहाँ पे दिया हुआ है परितंत्र के बारे में पूरी की पूरी जानकारी। अब देखिए परितंत्र क्या है, ये सारी चीजें इसी में दे रखी होंगी। और एक चीज मैं आपको कंप्लीट कर लूं कि ये तीनों जो क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि तीनों क्वेश्चन इसी पैरे से पूछे जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। इसमें एक क्वेश्चन जरूर ऐसा मिलेगा आपको जो इससे हटके होगा, लेकिन होगा इसी टॉपिक से, लेकिन इसमें आंसर नहीं होगा। ठीक है ना, तो इस भरोसे मत रहिएगा कि सारे आंसर आपको इसी में मिल जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए परितंत्र क्या है, तो परितंत्र मुझे नहीं लगता इसमें कहीं दिया है। ठीक है, हाँ खाद्य श्रृंखला दिया है। ठीक है, परितंत्र नहीं दे रखा है, खाद्य श्रृंखला यहाँ पे दे रखा है, ये देख सकते हैं। हाँ ये रही खाद्य श्रृंखला। उसके बाद परितंत्र में जैविक और अजैविक कारक होते हैं, ये भी दे रखा है, लेकिन परितंत्र की परिभाषा नहीं दे रखी, याद रखिएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जरूर अलग मिलेगा। तो अब हम एक एक करके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है परितंत्र किसे कहते हैं। तो किसी भी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष समूह के जो जीवधारी होते हैं, मान लीजिए इस पर्टिकुलर एरिया में ये जो जीवधारी हैं, ठीक है, ये बी प्रकार के जो जीवधारी हैं, ये इनका जल, भूमि, वायु यानी कि जो अजैविक तत्व है, उनसे एक ऐसा अंतर संबंध जिसमें ऊर्जा का प्रवाह, पोषण श्रृंखला, ये सभी स्पष्ट रूप से समायोजित हो, उसे हम परितंत्र कह देते हैं। यानी कि एक विशेष समूह के जीवधारी जो है वो अपने ही वातावरण में खुद को कह सकते हैं कि समायोजित कर लेते हैं, उसी को हम परितंत्र कह देते हैं। अब देखिए खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, दूसरा क्वेश्चन। तो वह क्रम जिसमें एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा का प्रवाह की खाद्य श्रृंखला कहलाता है। उदाहरण के लिए पौधों पर जीवित रहने वाला एक कीड़ा मेंढक का भोजन है, जो मेंढक सांप का भोजन है और सांप बाज के द्वारा खा लिया जाता है। तो ये क्या है, एक स्तर से दूसरे स्तर पर जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो इस खाद्य श्रृंखला कहलाती है। तीसरा क्वेश्चन है परितंत्र में जैविक तथा अजैविक कारक कौन कौन से सम्मिलित है। तो देखिए एक एक मार्क्स से तीनों क्वेश्चन है। तो जैविक या फिर भौतिक कारकों में वर्षा, सूर्य का प्रकाश, आर्द्रता, मृदा की स्थिति, तापमान। व अजैविक में कौन कौन से सम्मिलित हो जाते हैं, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन डाइऑक्साइड, जल इत्यादि। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही लिखना था एक मार्क्स में। ये मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा लिख दिया है, आप इसे नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया जो आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन था यहाँ पे हिंदी में। ठीक है, परितंत्र के बारे में। अब आ जाइए नीचे। अब यहाँ पे देखिए इंग्लिश में इकोसिस्टम। ठीक है, अब इसी इकोसिस्टम से संबंधित आपके क्वेश्चन यहाँ पे देखिए नीचे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक सेकेंड, हाँ, व्हाट इज इकोसिस्टम कॉल्ड, व्हाट इज फूड चेन कॉल्ड, व्हाट आर द बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स इंक्लूडेड इन दिस इकोसिस्टम। तो सभी के क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पे देख लीजिए लिखे हुए। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया, सोर्स बेस्ड। आगे चलते हैं सेक्शन नंबर सी। सेक्शन सी में हमारे बेसिकली देखिए 2 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के। ठीक है, और ये सेक्शन सी है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि आपको क्या करना है, शॉर्ट टाइप में यहाँ पे आंसर लिखने हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, एक सेकेंड, हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 5 है बहिर उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय चक्रवात से किस प्रकार से भिन्न है, विश्लेषण कीजिए। तो देखते हैं भाई। तो देखो बहिर उष्णीय कटिबंधीय जो चक्रवात है, इसकी जो वातागर प्रणालियां हैं वो स्पष्ट होती हैं, लेकिन उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में ऐसा नहीं होता। बहिर उष्ण में क्या होता है, इसका क्षेत्रफल विस्तृत होता है, इनकी उत्पत्ति एवं स्थल दोनों पर होती है, यानी कि इनकी उत्पत्ति जो है वो समुद्र और स्थल दोनों पर होती है। लेकिन जो उष्ण कटिबंधीय है ये सिर्फ चक्रवात जो है वो सिर्फ और सिर्फ समुद्रों पर उत्पन्न होते हैं। बहिर उष्ण में क्या होता है, ये बहुत अधिक क्षेत्र तक फैले होते हैं और उष्ण कटिबंधीय कम क्षेत्रफल में होते हैं।
उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में पवनों का वेग अपेक्षाकृत तीव्र होता है और ये विनाशकारी भी होते हैं। और सबसे आखिरी कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं, जबकि बहिर उष्ण चक्रवात पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं। तो ये पॉइंट्स यहाँ पे इजीली आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन था हमारा उष्णकटिबंधीय चक्रवात और जो बहिर उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, इसमें क्या अंतर है। अब इंग्लिश में आप देख सकते हैं यहाँ पे बोथ ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यानी कि दोनों ही जो साइक्लोन्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंट क्या है उसमें, तो यहाँ से आप इजीली से पढ़ सकते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपके 2 क्वेश्चन है, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें समुद्र के नीचे जाने पर तापमान की किन परतों का सामना करेंगे। अथवा में दिया हुआ है जलोढ़ मृदा की विशेषताएं की। तो सबसे पहले हम देखते हैं समुद्र के नीचे वाला प्रश्न। तो देखो जब हम समुद्र में हजारों प्रकार के जीव जंतु व अन्य तत्व समाहित होते हैं जो कि समुद्री तापमान के द्वारा ही प्रभावित होते हैं। जैसे जैसे हम समुद्र की गहराई तक और अंदर जाते जाएंगे वैसे वैसे समुद्री तापमान में भिन्नता आती जाएगी। अब इसमें 3 स्तर होते हैं। एक होता है प्रथम स्तर, ये महासागरीय जल के सबसे ऊपरी गर्म स्तर को प्रदर्शित करता है, जिसकी मोटाई लगभग होती है 500 मीटर और तापमान होता है 20 से 25 डिग्री। द्वितीय स्तर में क्या होता है, ये थर्मोक्लाइन या फिर ताप प्रवणता कहलाता है। इसकी विशेषता ये होती है कि गहराई के साथ बहुत तेजी से तापमान घटना शुरू हो जाता है और इसकी मोटाई होती है 500 से 1000 मीटर। फिर आता है सबसे आखिरी स्तर, ये बहुत ही ठंडा होता है, समुद्र तल का आखिरी स्तर होता है, गंभीर सागरीय तली तक विस्तृत होता है। आर्कटिक एवं अंटार्कटिक जो वृत्त है वहां तक फैला हुआ है और यहाँ पर जो है वो तापमान 0 डिग्री से भी आसपास का होता है। यहाँ पर ठंडे पानी की केवल एक ही परत पाई जाती है जो सतह से गंभीर सागरीय मैदान तक विस्तृत होती है। इसमें ऊष्मा जो है वो सीधे सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करती है और संचालन के द्वारा निचले भागों में भेज देती है। तो समुद्र में जो हम जब नीचे चलते जाते हैं तो हमें किन किन स्तरों का सामना करना पड़ता है, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे इजीली समझ में आ गया होगा। अब अगर आपको इसे इंग्लिश में समझना है तो यहाँ पे समझ सकते हैं, ये लिखा हुआ है। और उसके बाद जो लेवल्स हैं उसमें हमारा फर्स्ट लेवल, एक सेकेंड, उसमें हमारा फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल एंड देन थर्ड लेवल। अब देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या था, जलोढ़ मृदा की विशेषताएं क्या है। तो जलोढ़ मृदा की क्या क्या विशेषताएं देखिए यहाँ पे। सबसे पहले देखिए नाम से याद होगा जलोढ़ यानी कि जल से है, तो सिंपल सी बात है नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से बनेगी। जल से है मतलब जल वाली मृदा है जो नदियों के द्वारा लाई गई, तो सिंपल सी बात है उपजाऊ होगी, नदी घाटी के और डेल्टाई क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र में पाई जाएगी। इसमें पोटाश की और फास्फोरस की मात्रा अधिक होगी, हल्के धूसर रंग की दिखेगी और जो मेन क्षेत्र है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र मैदान है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया जलोढ़ मृदा की विशेषता। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया है यहाँ पे। उसके बाद आ जाता है सेकेंड इंग्लिश में, द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्यूवियल सोइल्स। तो क्या क्या इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो यहाँ पे आप इजीली से पढ़ सकते हैं। तो सेक्शन बी हमारा खत्म हो गया, सॉरी सेक्शन सी हमारा खत्म हो गया यहाँ पे, जिसमें हमारे 2 क्वेश्चन थे 3 मार्क्स के। ठीक है, आ जाते हैं सेक्शन नंबर डी पे। अब देखिए डी में जो है हमारे 5 मार्क्स के 3 प्रश्न हैं और इसमें आपको एक मैच चॉइस भी देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, जल वर्षा कैसे होती है और वर्षा के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो हाउ डज वाटर रेन ऑक्योर, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ रेनफॉल। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज रेनफॉल, यानी कि जल वर्षा होती कैसे है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले समझिए जल वर्षा आखिर हम कहते हैं। तो किसी भी कारणवश जल वाष्प, अब आप कहेंगे जल वाष्प क्या है, तो जल जो होता है जल का वाष्प के रूप में बदलना यानी कि गैस के रूप में बदलना ही जल वाष्प कहलाता है। तो किसी कारणवश जल वाष्प से लदी हुई वायु ऊपर उठती है जो कि ठंडी हो जाती है और जब इसका संघनन हो जाता है तो इससे जलकण पैदा होते हैं और जब जलकण पैदा होते हैं तो ये धूल कणों में एकत्रित होकर वायु में ही तैरने लगते हैं, जिससे कि मेघों का निर्माण होता है। और जब मेघ निर्माण होने के पश्चात किसी अवधि से टकराते हैं तो क्या होती है, नमी जो है वो अपनी जल के रूप में छोड़ते हैं और इससे ही हम जल वर्षा कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि आखिर जल वर्षा हम कहते किसे। अब हम बात करेंगे जल वर्षा के प्रकार की। तो देखिए वर्षा के तीन प्रकार होते हैं। एक है संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा कैसी होती है, जब भूतल अधिक गर्म हो जाए, उसके साथ लगने वाली वायु भी गर्म हो जाए, वायु जो है वो ऊपर उठे और फिर हल्की वायु होने के साथ साथ वो संवहनीय धाराओं का निर्माण करती है और जब ये संवहनीय धारा ऊपर जाती है तो ये ठंडी हो जाती है और फिर उसके पश्चात जलवाष्प का संघनन होता है और धीरे धीरे क्या कपासी में जो है उनका निर्माण होता है और फिर वर्षा होती है जिसे हम संवहनीय वर्षा कहते हैं। सिंपल सा, ठीक है, बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको समझा दिया संवहनीय वर्षा क्या है। फिर आ जाती है पर्वतीय वर्षा। सिंपल सी बात है, ये पर्वतों के आसपास की होगी। तो जलवाष्प पे लदी हुई वायु जो है वो किसी पर्वत या फिर पठार की इस तरह की ढलान के साथ जब ऊपर चढ़ती है तो क्या होती है, वायु ठंडी हो जाती है और ठंडी होने के बाद ये संतृप्त हो जाती है जिनमें आर्द्रता आ जाती है
और जैसे जैसे ये ऊपर चढ़ने लगती है इसका संघनन हो जाता है और फिर वर्षा होने लगती है। और ये जो वर्षा है वो खास करके उन क्षेत्रों में अधिक होती है जहाँ पे पर्वत श्रेणी या तो समुद्र के निकट हो या फिर उसके आसपास में हो, यानी कि उसके समांतर में हो। ठीक है, उसके बाद और जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है उसे कहते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। फिर आती है सबसे आखिरी चक्रवाती। सिंपल सी बात है, चक्रवातों के द्वारा होने वाली वर्षा होगी जिसे हम वातागर वर्षा भी कह सकते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में उष्ण एवं आर्द्र वायु राशि हल्की होने के कारण शीतल एवं शुष्क वायु राशि के ऊपर चढ़ती है। इसके बाद ये पवनें जो गर्म में उपस्थित जलवाष्प का संघनन कर देती हैं जिससे कि वर्षा हो जाती है। तो देखो भाई, सिंपल तरीके से यहाँ पे आपको मैंने समझा दिया है। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा चीज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। बस आपको याद रखना है कि वायु जो है पहले गर्म होती है, ठीक है, फिर ऊपर चढ़ती है, ठंडी हो जाती है, संघनन होता है, मेघ का निर्माण होता है और फिर वर्षा हो जाती है। इस तरह से आप इसे नॉर्मल सा याद रख लेंगे। ठीक है, अब समझ लीजिए जैसे इंग्लिश में, तो सबसे पहले तो रेन है क्या, यानी कि जल वर्षा है क्या, वाटर रेन है क्या। उसके बाद टाइप्स क्या है, तो सबसे पहले देखिए कन्वेक्टिव रेन किसे कहते हैं, देन माउंटेन रेन किसे कहते हैं, उसके बाद साइक्लोन रेन किसे कहते हैं। अब आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देखिए बच्चों हमारे दो क्वेश्चन है जिसमें से आपको कोई एक करना है। पहला है सदाहरित वन एवं पर्णपाती वनों की विशेषताएं लिखिए। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडियस फॉरेस्ट। और एक दूसरा है भारत में मानसून वर्षा की मुख्य विशेषताओं को उल्लेख कीजिए या फिर मेंशन द मेन फीचर्स ऑफ मानसून रेनफॉल इन इंडिया। तो सबसे पहले सदाहरित पर्णपाती वनों की विशेषताएं लिखिए। फर्स्ट, सदाहरित वनों की विशेषताएं। तो देखो सदाहरित वन जो है यानी कि सिंपल सी बात है, सदा हरे भरे होंगे और हरे भरे हैं तो सघन भी होंगे। सघन है तो उनकी जो लकड़ी है वो काफी कठोर होगी। अब इसकी ऊंचाई देख लो तो 35 से 50 है। अब कुछ मुख्य वृक्ष हैं जैसे कि महोगनी, गर्जन, बांस, ताड़ आदि, ये तो हो गए सदाहरित। इसी के उलट है पर्णपाती। पर्णपाती में क्या होता है, ये अपने पत्ते जो है वो गिरा देते हैं ग्रीष्म ऋतु में, कम घने होते हैं, ऊंचाई इनकी कम होती है, लकड़ी भी इनकी कम कठोर होती है। भारत के लगभग बहुत क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। लकड़ी इनकी बहुत उपयोगी होती है। मुख्य वृक्ष जैसे कि सागौन, साल, चंदन, हल्दू, महुआ, धूप, शीशम, खैर ये सभी क्या है, पर्णपाती वनों के मुख्य वृक्ष हैं। तो आपको समझ में आ गया कि सदाहरित वन की विशेषताएं क्या क्या है, देन पर्णपाती वन की यहाँ पे क्या क्या विशेषताएं हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, आ जाते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में देखिए प्रश्न है, एवरग्रीन फॉरेस्ट इट इज ऑलवेज ग्रीन, इट इज वेरी इम्पैक्ट, देयर हाइट कैन रेंज फ्रॉम 35 मीटर टू 50 मीटर, द वुड ऑफ दिस ट्रीज इज वेरी हार्ड। देन आ जाता है deciduous forest, this forest shed their leaves in summer, it is less dense, the height of these trees is relatively less, the wood in these forest is less hard। यानी कि मतलब वही चीजें हैं जो एवरग्रीन्स की उसी के उलट जो है उसकी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो पर्णपाती वन और सदाहरित वनों की विशेषताएं आपको समझ में आ गई। आ जाते हैं आगे। अब दूसरा क्वेश्चन है, भारत में मानसून वर्षा जो है इसकी क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं ये समझाइए। तो देखो सबसे पहले ये है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होने वाली जो वर्षा है वो मौसमी है, जो कि जून सितंबर के दौरान होती है। यह मुख्य रूप से उच्चावच यानी कि भू आकृति के द्वारा नियंत्रित होती है। अगर कोई क्षेत्र समुद्र से जैसे जैसे दूर होता जाएगा वैसे मानसून की जो वर्षा है उसमें घटने की प्रवृत्ति आ जाएगी। जैसे कि कोलकाता की बात करें तो यहाँ पे जो है वो मानसून वर्षा 119 सेंटीमीटर होती है। वहीं दिल्ली की बात करें तो ये होती है 56। तो जैसे जैसे आप एरिया से, समुद्री एरिया से दूर होते चले जाओगे, जो क्षेत्र है उसकी मानसून वर्षा की प्रवृत्ति भी घटती चली जाएगी। किसी एक समय में मानसून वर्षा जो है वो कुछ दिनों के आर्द्र दौरों में आती है, यानी किसी एक वीक में समझ लीजिए, 2 वीक में समझ लीजिए, तो कुछ दौरों में आती है जिसमें कुछ सूखे अंतरांक भी रह जाते हैं, तो इसी को कह देते हैं विच्छेद। ग्रीष्मकालीन जो वर्षा होती है वो बहुत ही मूसलाधार होती है जिसमें बहुत सा पानी बह जाता है और मिट्टी का अपरदन भी हो जाता है। और हमें पता है कि भारत जो वो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, ठीक है, यहाँ पे मानसून का अत्यधिक महत्व और इस वर्षा को स्थानिक विलाप भी ऐसे माने कैसे 12 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ में आती है जो मानसून वर्षा है। ठीक है, अब जैसे हमने देखा था कि जो एक मासिन राम था, ठीक है, मासिन राम में वर्षा कितनी होती थी उसके बारे में भी अराउंड शायद 1221 के आसपास थी। ठीक है, एक्यूरेट मुझे याद नहीं है अभी, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो भारत में जो मानसून वर्षा है इसकी मुख्य विशेषताएं जो वो आप इस तरह से यहाँ पे लिख देंगे। देन बात करें इंग्लिश में तो लिखेंगे फॉलोइंग आर द मेन फीचर्स ऑफ मानसून रेनफॉल इन इंडिया। तो आप इसे जो है वो इस तरह से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है ना, एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। सदाहरित वन, उसके बाद पर्णपाती वनों की विशेषताएं, एवरग्रीन फॉरेस्ट, देन
आ जाता है भारत में मानसून वर्षा की मुख्य विशेषताएं क्या है हिंदी में और उसके बाद इंग्लिश में। तो इस तरह से ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं, आता है क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है ज्वार भाटा के प्रकार। देखो भाई ज्वार भाटा के बहुत सारे प्रकार हैं। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे हम ज्वार भाटा है क्या। तो चंद्रमा सूर्य के आकर्षण की वजह से दिन में एक या फिर 2 बार समुद्र तल का नियतकालिक उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। ठीक है, सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण समुद्र तल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। ज्वार भाटा को 2 प्रकार से बांटा जा सकता है, आवृत्ति पर आधारित और सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति पर आधारित। तो आवृत्ति पर आधारित देखिए, आवृत्ति यानी कि कितनी बार आता है, तो अर्धदैनिक होता है, ये प्रत्येक दिन में यानी कि डेली बेसिस पे जो है 2 उच्च आते हैं और 2 निम्न ज्वार आते हैं। दूसरा है दैनिक, इसमें क्या होता है प्रत्येक दिन में समान ऊंचाई वाले 1 उच्च और 1 निम्न ज्वार आता है। और मिश्रित में क्या होता है ऐसे ज्वार भाटा जिसकी ऊंचाई में भिन्नता होती है। यह ज्वार भाटा सामान्यतः उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट और प्रशांत महासागर के बहुत से द्वीप समूह पर आते हैं। तो आवृत्ति के आधार पर हम 3 भागों में बांट देंगे, कौन कौन से हैं, अर्धदैनिक, दैनिक और मिश्रित। फिर आ जाता है दूसरा पॉइंट, सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी की स्थिति पर आधारित ज्वार भाटा। अब ये कौन कौन से ज्वार भाटा है इसे समझिए। तो देखो सबसे पहला है वृहत ज्वार। वृहत ज्वार क्या होते हैं कि जब पृथ्वी सूर्य चंद्रमा जब तीनों एक ही सीधी रेखा में इस तरह से हो या फिर इस तरह से हो, जब ये तीनों सीधी एक ही रेखा में होते हैं तो ज्वारीय उभार अधिकतम होता है और ये महीने में 2 दिन, एक पूर्णिमा और एक अमावस्या इस दिन होता है। उसके बाद है कि निम्न ज्वार जो है, निम्न ज्वार कब आता है, वृहत एवं निम्न वर्ग के बीच का एक अंतर होता है। सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे पे, यानी कि हमारा जो सूर्य है वो यहाँ पे है और जो चंद्रमा है, ठीक है, एक सेकंड, अर्थ ये है और जो सूर्य है ये है, तो ये क्या है एक तरह से समकोण बन गया। अब जब ये समकोण पर होते हैं तो सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्व बल से एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करते हैं, जिससे निम्न ज्वार आते हैं अर्थ पर। ठीक है, चंद्रमा महीने में एक बार जब पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है जैसे हम उपभू कहते हैं, जब दूर होता है तो अपभू कहते हैं। असामान्य रूप से उच्च और निम्न ज्वार आते हैं। ठीक है, जब पृथ्वी से नजदीक और दूर होते हैं तो असामान्य रूप से जो ज्वार हैं वो यहाँ पे आते हैं। तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई ज्वार भाटा के प्रकार। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और इंग्लिश में देखना चाहे तो यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले तो आप बता देंगे कि जो टाइड्स है वो है क्या। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ टाइड्स बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, तो सेमी इंटरनल, डेली, मिक्स्ड। उसके बाद देन है कि द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ टाइड्स बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सन, मून एंड अर्थ। तो बिग टाइड्स, लो टाइड्स एंड जो उपभू और अपभू था उसके बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है हमारा वो भी यहाँ पे कंप्लीटली कंप्लीट हो जाता है। सेक्शन सी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आ जाता है सेक्शन डी कंप्लीट हुआ। सेक्शन ई की बात कर लेते हैं। तो देखो सेक्शन ई जो है हमारा यहाँ पे क्या है, मैप बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है 10, दिए गए मानचित्र का अध्ययन करें तथा दी गई जानकारी के आधार पर मानचित्र को भरें और अपनी उत्तर पुस्तिका में संलग्न करें। और जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं वो सिर्फ और सिर्फ नाम लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया हुआ है वर्ल्ड का मैप। तो विश्व के मानचित्र पर निम्न देशों के पारिस्थितिक हॉट स्पॉट कौन कौन से देश हैं देखते हैं भाई, एक सेकेंड। हाँ, एक है दक्षिण अमेरिका, ठीक है, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो स्थित पारिस्थितिक हॉट स्पॉट है इन्हें चिन्हित करना है। तो आओ चिन्हित करते हैं। इसके लिए देखिए मैंने क्या किया, आपका जो पिछला वाला मैप है उसे ही यहाँ पे उठा लिया है। ठीक है, जिससे आपको और भी चीजें पता चल जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं अमेरिका का। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका का। तो ये देखिए यहाँ पे है ब्राजील का एक एरिया है जहाँ यहाँ पर है अटलांटिक वन। ठीक है, अटलांटिक वन कहाँ पे है, ब्राजील में। और ये अफ्रीका का एक जगह है यहाँ पे है ऊपरी गिनी वन। ठीक है, और जो एक यहाँ पे ये मेडागास्कर है, यहाँ पे भी कुछ वन है और यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे भी बहुत सारे वन है। तो अभी हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ जो नॉर्मल से हैं उसको मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, जो इजीली तरीके से आप याद कर सकते हैं। एक चीज और आपको बता दूं कि ये जो पंपास है, कालाहारी मलुस्तर है और ये यूरेशिया प्लेट है, ये आपकी पिछले जो सैंपल पेपर है उसका मैप है। ठीक है, जो अभी वाला है उसमें सभी चीजें जो है वो रेड से यहाँ पे दिखाई गई हैं आपको। उसके बाद है तीसरा देखें अगर हम, तो वो है क्वींसलैंड। ठीक है, जो कि कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में। तो पारिस्थितिक हॉट स्पॉट जो है वो हमने यहाँ पे बता दिए हैं, जिसके लिए ये क्या था, ये आपके यहाँ पे कह सकते हैं कि लिखे हुए हैं। ठीक है, नंबर लिखे हुए हैं, तो अब आपको इन्हें पहचान के लिखना है। नंबर्स जो है वो लिखे हुए हैं पहले से ही,
आपको इन्हें पहचान के लिखना है। भारत के मानचित्र की बात करें तो देखो, एक हमें जीवमंडल नीचे है, जहां पे अभी हम देखेंगे तो वो हाईलाइट किया हुआ होगा। दूसरा है सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, वो ये तो आप सभी को ही पता होगा सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। तो देखो यहाँ पे दो चीज मैंने की है। सबसे पहले तो यहाँ पर जो कश्मीर, सॉरी लद्दाख, पहले जम्मू कश्मीर था तो अब लद्दाख हो गया। यहाँ पर क्या है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इसके सेंटर पे कह सकते हैं कि ध्रुवीय प्रकार, ई प्रकार की जलवायु है। केरल जहाँ पे दक्षिण पश्चिमी मानसून वो सबसे पहले आता है। अब देखो एक जीव मंडल नीचे जो वो कौन सा, यहाँ पे नंदा देवी है, ठीक है, और ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में। और ये मौसिनराम जहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है, ये कहाँ पे है, मेघालय में। तो आपको देखिए यहाँ पे दोनों चीज मैंने आपको यहाँ पे बता दी, जो दो सैंपल बस आपके करवाए गए थे उसमें जो मैप लिया गया था। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली क्या किया, आपको दो मैप्स यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। तो अब एक बार दोबारा से आप समझ लीजिए कि इस क्वेश्चन पेपर का जो मैप है वो है आपका ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। हॉट स्पॉट दक्षिण अमेरिका का अटलांटिक वन जो कि ब्राजील में है, अफ्रीका में ऊपरी गिनी वन और ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड, ठीक है। जीव मंडल नीचे है जो कि उत्तराखंड में नंदा देवी, और एक है मौसिनराम जो कि कहां पर है, मेघालय में। तो इस तरह से आपका यहाँ पे जो है ये खत्म हो जाता है, ठीक है। चलिए मैं आपको सभी क्वेश्चन आंसर दोबारा से यहाँ पे दिखा देता हूँ। गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और यहाँ पर जो है वो आपका सैंपल पेपर कंप्लीटली खत्म हो जाता है। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें बच्चों को भी पता चल सके। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और भी ऐसे सैंपल पेपर्स हमारे चैनल पे आने वाले हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।